बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड नाम से ही शो हो रहा है कि ग्रासेस यहाँ पे मौजूद होंगी। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है यानी ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें मेजर जो प्लांट्स हैं वो ग्रासेस हैं। तो ये जो है ये एक ऐसा बायोम है, यानी ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा है ये जहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रह रही हैं। तो इसमें एनुअल रेनफॉल जो है, यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एक साल के अंदर कितनी बारिश होती है तकरीबन, तो 250 से 750 मिलीमीटर तक एक साल में बारिश होती है। और यहाँ पे अगर हम उसी यूनिट को इंचज़ में कन्वर्ट करें तो 10 टू 30 जो इंचज़ है वो यहाँ पे रेनफॉल है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आपने इंच को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। तो ये जो बारिश है ये बारिश इतनी है कि ये बारिश थोड़ी है। तो ये जो थोड़ी बारिश है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस जैसे ही प्लांट्स को ये बारिश सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि बारिश थोड़ी है, ज़मीन में पानी कम है, तो वो पानी सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस को ही सपोर्ट कर सकता है। बड़े ट्रीज को पानी ज़्यादा चाहिए, लिहाजा यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी होती है, बिकॉज बारिश थोड़ी होती है इन इलाकों के अंदर। उसके बाद अगर हम अक्रंस की बात करें कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो पाकिस्तान में किस किस हिस्से में पाया जाता है, तो पाकिस्तान के गिलगित का जो इलाका है, कश्मीर का जो इलाका है, वजीरिस्तान, नार्थ का लात और चित्राल के जो इलाके हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मैदान हैं ग्रास के। तो इन इलाकों में ग्रासलैंड इकोसिस्टम है पाकिस्तान में। और वर्ल्ड में ये कहाँ पर है, यूरेशियन जो हिस्सा है वर्ल्ड का वहाँ पे मौजूद है। और यूरेशियन हिस्से में फिर आगे दो यहाँ पे टाइप्स हैं, ये किस किस में पाया जाता है, तो एक प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका का ये इलाका है, बताते हैं अभी प्रेरीज क्या है। और दूसरे नंबर पर जो है अर्जेंटीना के जो पाम्पास का इलाका है, पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना। अब प्रेरीज अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रेरी क्या है और सवाना क्या है, ये हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड जो है, ग्रासलैंड दो तरह की है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। प्रेरीज जो है किसको कहा जाता है, कि प्रेरीज वो ग्रासलैंड होती है जिसमें वुडी ट्रीज जो है वो मौजूद ही नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस ही आपको मिलेंगी, कोई भी दरख्त नहीं यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रॉपर। और यहाँ पे ये जो प्रेरीज जो ग्रासलैंड है ये अमूमन टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब कि ये जो है इन इलाकों के अंदर जो है मौसम जो है वो मोतदल, ना इतनी गर्मी ना इतनी सर्दी, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही रहता है। तो टेम्परेट यहाँ पे वर्ड यानी मोतदल के लिए यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर के लिए, इतना भी नहीं नॉर्मल पर थोड़ी बहुत गर्मी होगी। तो प्रेरीज जो है, प्रेरीज के इलाकों में जो टेम्पर क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे मौसम कैसा है, टेम्परेट, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है प्लांट्स भी आपको वुडी ट्रीज भी नहीं मिलेंगे, आपको नॉर्मल ग्रासेस ही मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें, ये प्रेरी की डायग्राम दिखाई गई है, इसमें देखें सिर्फ आप ग्रास ही देख रहे हैं, कोई आपको वुडी ट्री नहीं मिल रहा। उसके बाद सवाना क्या है, यानी ग्रासलैंड दो तरह के हैं, एक प्रेरीज है, दूसरा सवाना। सवाना ये एक ऐसा ग्रासलैंड है जहाँ पर हमें वुडी ट्रीज कहीं कहीं पर मिल जाते हैं। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिक है, मीन गर्मी वाला, यहाँ यहाँ गर्म इलाका है। और इसलिए जो अमूमन जो ग्रासलैंड होते हैं, क्योंकि ग्रासलैंड के अंदर हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि बारिश कम ही होती है, नॉर्मल बारिश होती है, इस वजह से जब बाज़ दफ़ा बारिशें जब लेट होती हैं तो यहाँ पे पानी की कमी होती है, जिस वजह से फेस सीवियर ड्राउट, बड़ा ख़ास किस्म का जो है यहाँ पे पानी की कमी का सामना करना पड़ता है एनिमल्स और प्लांट्स को। अभी देखते हैं हम सवाना। ये देखें, ये सवाना आप देख रहे हैं, सवाना के अंदर ज़्यादातर ग्रासेज हैं, कहीं कहीं पे आपको जो है झाड़ियाँ या दरख्त जो है वो नज़र आएंगे। अब हम बात करते हैं रेनफॉल। रेनफॉल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल मीन गर्म इलाके, और गर्म इलाकों से साथ ही जो वो इलाके जहाँ पे गर्मी ज़रा कम होती है तो उनको सब ट्रॉपिकल कहा गया, यानी ट्रॉपिकल के ही ये रीजन है। अब यहाँ पे तकरीबन कितनी जो है रेनफॉल पहुँच सकती है, रेनफॉल कितनी जो है यहाँ पे होती है, 1500 मिलीमीटर या 60 इंच यहाँ पे रेनफॉल होती है। ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर हम ग्रासलैंड की बात करें, सबसे पहले आपने पढ़ा था टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट, यानी आपने सबसे पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़े हैं। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो फॉरेस्ट में होती है, सबसे कम जो बारिशें होती हैं वो सहरा में होती हैं, डेजर्ट में होती हैं, ठीक है जी। तो ग्रासलैंड जो है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर ना ही बारिश ज़्यादा हो रही है ना ही बारिश इतनी कम हो रही है, तो यहाँ पे दरमियानी बारिश है। तो इसलिए यहाँ का कहा गया है कि यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रेनफॉल जो है
वो बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट का रेनफॉल जो है फॉरेस्ट और डेजर्ट के दरमियानी दरमियानी, यानी फॉरेस्ट में ज़्यादा है, डेजर्ट में थोड़ी, और इनमें इन ग्रासलैंड में नॉर्मल होती है। कंटिन्यूस ग्रासेज हैं, ग्रासलैंड में अगर आप देखेंगे तो ग्रासेज ही ग्रासेज मौजूद होंगी। ट्रीज ओनली एट रिवर बैंक्स, दरख्त आपको कहाँ पे मिलेंगे? सवाना के अंदर भी हमने देखा दरख्त अमूमन आपको सवाना के अंदर, चलें दरख्त आपको कहीं कहीं मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रेरीज में बात करें और सवाना के अंदर, दोनों के अंदर बात करें, तो आपको ज़्यादातर जो दरख्त हैं वो रिवर बैंक्स के, दरिया के किनारों के करीब मिलेंगे, क्योंकि दरिया में पानी है, लिहाजा उस लैंड में वाटर मौजूद है, वहाँ पर ट्री ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ट्री को ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए। उसके बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर वाटर और फायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी देखें ना, अगर पानी हो, बारिशें हो जाती हैं, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम बड़े अच्छे से ग्रो करता है, लिहाजा वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ पे। इसी तरह से अगर आग जो है वो आग लग जाती है, तो वो आग पूरी ग्रासलैंड इकोसिस्टम को जला देगी, लिहाजा वाटर और फायर बहुत क्रूशियल फैक्टर है, बहुत अहम यहाँ पे ये फैक्टर है। तो कंपटीशन रहता है जी, ग्रासेस में कंपटीशन रहता है और ट्रीज के अंदर कम। अगर बारिश वगैरह हो जाए, ठीक है जी, या आग लग जाए, तो आग लगने से ज़्यादा जो नुकसान पहुंचता है वो ग्रासेस को पहुंचता है। ट्री को भी नो डाउट नुकसान पहुंचेगा, बट ट्रीज को ज़रा कम नुकसान पहुंचता है। देन हम कहते हैं जी ग्रासेस के दरमियान और फिर ट्रीज के दरमियान हर वक्त कंपटीशन रहता है। किस चीज़ के लिए कंपटीशन है? वाटर के लिए सबसे मेजर यहाँ पे इनके दरमियान कंपटीशन है। प्लांट्स की अगर हम बात करें कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर हमें किस किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, तो उमन हमें यहाँ पे प्लांट्स का ग्रुप है ग्रामीनोइड्स। ग्रामीनोइड्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रास की तरह के होते हैं। ग्रासेज एंड ग्रास लाइक प्लांट्स के लिए वर्ड यूज़ किया गया ग्रामीनोइड्स के। यहाँ पे हमें ग्रासेज मिलेंगी। फॉर्ब वीड जो है हमें फॉर्ब वीड से मुराद है कि हर्ब वगैरह जो होती हैं, हर्बेशियस जो प्लांट्स हैं यहाँ पे हमें मिलेंगे, जड़ी बूटियाँ वगैरह। लेग्यूम प्लांट मिलेंगे। और लेयरिंग की अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमें प्लांट्स की ग्रासेंड इकोसिस्टम के अंदर जो है हमें लेयर्स मिलेंगे, यानी हाइट वाइज जो है हमें ग्रासेस मिलेंगी। तो यहाँ पे 3 लेयर्स हैं लेयरिंग के हवाले से। फर्स्ट लेयर की बात करें तो फर्स्ट लास्ट लेक्चर के अंदर हम लेयरिंग को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि हाइट वाइज लेयर होती है। अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करें तो फर्स्ट लेयर के अंदर जो है लंबी जो ग्रासेस हैं वो हमें मिलेंगी, जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, ऊंची होगी। उनमें एंड्रोपोगोन और पेनिकम ग्रास शामिल है। सेकंड लेयर के अंदर जो ग्रासेस होंगी उनकी हाइट दरमियानी होगी, इसलिए मिड हाई ग्रासेस उनको कहा जाता है। इसकी एग्जांपल स्ट्रीपा, स्पोरोबोलस और राइजोप्सिस जो है ये ग्रासेस हैं। और थर्ड लेयर जो है ग्रासेस की वो जो है सबसे स्मॉल हाइट वाली होंगी। उन 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 उनमें अमूमन शॉर्ट ग्रासेस एंड फोर्ब शामिल है। और फोर्ब्स के अंदर कौन सी चीज़ शामिल है जी? मुख्तलिफ स्पीशीज है, वारफेयर स्पीशीज, पोआ एंड ब्रोमस स्पीशीज शामिल है। तो ये 3 आपको लेयर्स मिलेंगी हाइट वाइज ग्रासेस की। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, मट्टी कैसी है, सॉइल की कंडीशन की। तो यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर जो है, मतलब नमी या वाटर जो है वो लिमिटेड होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बारिशें यहाँ पे नॉर्मल हो रही हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। इसलिए बिकॉज लो प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे बारिश कम होती है। प्रेसिपिटेशन से मतलब यहाँ पे बारिश का लिया जा रहा है कि बारिश यहाँ पे कम होती है इन इलाकों में। एंड हाई एवेपोरेशन, देखा ना, बारिश टेम्परेचर ज़्यादा, थोड़ी देर पहले हमने बात की, यहाँ पे गर्मी है, तो गर्मी की वजह से यहाँ पे ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होता है। इट्स मीन कि हाई एवेपोरेशन हो रही है। अपर लेयर जो होती है मट्टी की जो है वो नॉर्मली मॉइस्ट रहती है, उसमें थोड़ा बहुत जो है नमी रहती है। डीपर लेयर जो होती है वो कॉन्स्टेंटली ड्राई, वो खुश्क होती है, उसमें पानी, यानी मट्टी के जो गहरी, अगर गहराई में आप मट्टी को खोदें और गहराई में चले जाएं थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे जो है पानी की कमी है, इसलिए वो ड्राई कंडीशन है। इम्परमिएबल सॉइल है, एक्सेसिव सैलिनिटी है। ये जो सॉइल है इसमें अमूमन जो है एक्सेसिव, यहाँ पे साल्ट्स का जो लेवल है वो क्या है, ज़्यादा है। इम्परमिएबल है, यानी इतनी, ये जो सॉइल है यहाँ पर मतलब कह लें कि न्यूट्रिएंट्स नहीं इतना स्टे करते इस सॉइल के अंदर जो है। उसके बाद है एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर हर्बीवोर हमें मिलेंगे, क्योंकि ग्रासेस जो है ज़्यादातर हम हर्ब्स ही, ग्रासेस को हर्ब्स की कैटेगरी में रख रहे होते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर हमें ज़्यादातर जो एनिमल मिलेंगे वो प्लांट्स ईटिंग एनिमल ही मिलेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं जो हर्बीवोर हैं यहाँ पे, यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो हैं वो डोमिनेंट स्पीशीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स भी हमें मिलेंगी। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमें कौन से इनवर्टिब्रेट मिलेंगे? इंसेक्ट, और इंसेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा हमें कौन से मिलेंगे? ग्रासहोपर्स मिलेंगे यहाँ पे। और ग्रासहोपर जो है ये कम्पीट विद हर्बीवोर,
ग्रास ऊपर की तादाद इतनी ज़्यादा है, ये इतनी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं ग्रास ऊपर कि कहा यह जाता है कि जितनी ग्रासेस को हर्बीवोर खा रहे हैं उतनी ही ग्रास कंज्यूम कर जाते हैं ग्रास ऊपर। इसलिए जो है ग्रास ऊपर के और हर्बीवोर्स के दरमियान कंपटीशन रहता है ग्रासेस के लिए। तो हर्बीवर कौन कौन से हैं जी यहाँ पे? ज़ेब्राज, वाइल्ड हॉर्सेस, बाइसन जो हैं। प्रेडेटर यहाँ पे कौन कौन से हैं, यानी एनिमल, ऐसे कौन से एनिमल हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा रहे होते हैं? रेप्टाइल्स हैं यहाँ पे एज अ प्रेडेटर का एक्ट कर रहे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। मैमल्स हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, फॉक्सेस मतलब मैमल्स, कुछ मैमल्स में से वो कौन सी चीज़ है? फॉक्सेस और वोल्व्स वगैरह। और इस इलाके में डीकम्पोजर भी हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में डीकम्पोजर भी पाए जाते हैं। डीकम्पोजर में कौन कौन सी हैं जी? डीकम्पोजर बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसीड्स हैं, फंजाई लाइक मोल्ड हैं, जीस्ट फंजाई है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई है। ब्रैकेट फंजाई किस ग्रुप से ताल्लुक रखती है जी? बेसिडियोमाइसीड्स से। तो ये जो तमाम ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे डीकम्पोजर का रोल प्ले कर रहे हैं, ये डीकम्पोजिशन कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे मतलब लिया जा रहा है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर कितनी, क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर ग्रासेस हैं, प्लांट्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर वो कितनी अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर की, जिसको मुख्तलिफ एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कितनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे वेरीज फ्रॉम वन ग्रासलैंड टू अदर। हर एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है उसकी प्रोडक्ट, अगर किसी एक इलाके में ग्रासलैंड है और साथ ही कुछ थोड़े से फासले पर किसी दूसरे इलाके में ग्रासलैंड है, तो दोनों ग्रासलैंड पे एक जैसी ग्रास नहीं ग्रो करेगी। हो सकता है किसी ग्रासलैंड पे ज़्यादा ग्रासेस ग्रो करें तो हम कहेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, दूसरे की प्रोडक्टिविटी थोड़ी है। तो ये वेरी करती है, हर एक ग्रासलैंड की अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। हम पहले बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड की। टेम्परेट में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठीक है जी। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है? वहाँ पर जो रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन है, यानी कि प्लांट्स कितने ज़्यादा जो है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं और कितने ज़्यादा फलते फूलते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी मीन कि वो कितने ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे कितनी कह रहे हैं 700 से 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप स्केल लें और 1 मीटर स्क्वायर का खाना बना दें वहाँ पे, 1 मीटर यानी चार तरफ से 1 मीटर एक तरफ, यानी कह लें कि एक डिब्बा बनाएं जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो क्या हो, 1-1 मीटर हो, तो वो 1 मीटर स्क्वायर का डिब्बा बन जाएगा। उसके अंदर जो है ग्रासेस जो है, अगर आप वहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जितनी ग्रास उग रही है आप उस ग्रास का वेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आपको कितना वेट मिलेगा? 1 मीटर स्क्वायर के अंदर आपको 700 से लेकर 1500 ग्राम ग्रास वहां से आपको मिलेगी पर एनम। वहां पे एनम का मतलब यह है कि एक साल के अंदर इतनी 1 मीटर स्क्वायर के अंदर ग्रास उग जाती है टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर। ये आपने एमसीक्यू के हवाले से पॉइंट याद रखना है। जबकि सब ह्यूमड ट्रॉपिकल, सब ह्यूमड का मतलब देखे ना, ह्यूमड वर्ड आगे नमी आ गई, नमी मीन मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन वाटर की बात हो रही है। वाटर जहाँ पर होगा प्लांट्स ज्यादा ग्रो करते हैं वहां पे। तो सब ह्यूमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर यही रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन कितना हो जाता है जी? 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 4000 ग्राम जो है वो हमें मिल सकती है जो बायोमास। यानी देखना यहाँ पे अमाउंट बढ़ गई है, यानी 1 मीटर स्क्वायर के अंदर ज्यादा ग्रासेस प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि वाटर अवेलेबल है यहाँ पे। तो कंजम्पशन कितनी है तो हमने देख लिया प्रोडक्टिविटी का रेट। अब हम देखते हैं कंजम्पशन कितनी हो रही है, ग्रासेस यूज कितनी की जा रही हैं। तो अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो 5 to 10% ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड। अब जितनी भी ग्रास प्रोड्यूस होती है एक साल के अंदर, 100% फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ग्रास प्रोड्यूस हुई है। अब 100% ग्रास में से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ग्रास यूज होती है। उसको भी ग्रेजर्स जो होते हैं, वो चरने वाले जो एनिमल्स हैं वो खाते पीते हैं। और उन्हीं में से जो है इनवर्टिब्रेट्स और रूडेंट्स, ये रूडेंट्स भी मैमल्स ही हैं, चूहे की तरह या भी मुख्तलिफ मैमल हैं। और बर्ड्स जो हैं, स्पेशली ये जो चीज़ें हैं बर्ड्स, रूडेंट्स या इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, ये कितना यूज़ करते हैं ग्रासेस को, ये कितना यूज़ कर रहे हैं? ये भी 5 से 10% ग्रास को यूज़ करते हैं। यानी टोटल उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम की टोटल ग्रास यूज़ ही नहीं होती, उसमें थोड़ी सी ग्रास जो है कंज्यूम हो रही है। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में? अगर हम बात करें क्या इंसान भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में को अपना असर डाल रहा है या नहीं? तो इंसान क्रॉप प्रोडक्शन, इंसान ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्रॉप्स उगा रहा है वहाँ पे, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम खत्म कर रहा है।
इसके अलावा इंसान लाइव स्टॉक ले जाता है, यानी वो चरने के लिए जो है अपने जो लाइव स्टॉक यहाँ पे जो है वो मवेशियों को कहा जा रहा है कि वो मवेशी ले जाता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। मवेशी जब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जाते हैं तो वो ग्रेजिंग का प्रोसेस करते हैं। जब ग्रेजिंग का यानी वो चरते हैं, चरने से ये होता है कि समटाइम ग्रासलैंड इकोसिस्टम छोटा है, मवेशी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, देन वहाँ पे वो इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। और जब इकोसिस्टम तबाह हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ग्रासेस वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। जब एनिमल्स भागते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर तो उनके जो पाँव होते हैं, जो उनके हूव्स हैं, जब वो ज़मीन से टकराते हैं तो वो नीचे से ग्रासेस जो कह लें उनकी रूट्स तबाह हो जाती हैं, और मिट्टी जो है वो भी और मतलब कह लें कि रेत पाउडर की तरह बन जाती है। अमूमन आपने देखा होगा किसी रास्ते से जब बार बार वो गुजर, कोई कच्चा रास्ता और वहाँ पे बहुत बार बार गुजर गया है, वो बार बार लोग गुजरे वहाँ से, तो वहाँ पे पाउडर सा बन जाता होता है। अब इसी तरह से उस पाउडर में कुछ ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसी तरह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी जब जानवर जो है भागते हैं तो उनके भागने से वो जो मिट्टी है नीचे से मिट्टी नीचे से कह लें कि वो पाउडर की तरह बन जाती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है उस मिट्टी में, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं करते। तो हम फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम खत्म तबाह हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि अब वो डेजर्ट की तरह बन गया, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। इस प्रोसेस को नाम देते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो ह्यूमन इस तरह से जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम को नुकसान दे रहा है। तो ये जी ग्रासलैंड इकोसिस्टम यहाँ तक ख़त्म हुआ।